आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आपको इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर के लिए उसका इंट्रोडक्शन उसके लिए बेस का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलनी हो तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको उसके इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करने का काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझना है तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज। वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कि कहीं पे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां के लिए आप बायोडाइवर्सिटी देखना स्टार्ट करते हैं तो इट मीन्स कि आप वहां पे ये नोटिस कर रहे हैं कि वहां पे किसी स्पीशीज की कितनी वैरायटीज अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज के कलेक्शन को आप वहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आपको डेजर्ट एरिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा या फिर आप अगर किसी फॉरेस्ट जोन में चले जाएंगे वहां आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो अब ये ऑब्वियस है कि आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा और बेटर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल होंगे। ज्यादा रिसोर्सेज फॉरेस्ट एरिया में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वहां बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये टॉपिक आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा है नंबर में, जो नंबर में क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको वहां उसको क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब जहां पे किसी चीज के पर्टिकुलर चीज को आप देखना स्टार्ट करते हैं उसके पास ऐसा ह्यूज नंबर नहीं है कि आपको वहां पे उसके क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, बट जब ऐसा देखा गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स इतने वास्ट हैं कि अगर इनको कैटेगराइज नहीं किया गया तो इनकी स्टडी करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो शुरुआती टाइम से थोड़ी थोड़ी कोशिश की गई इन सारी चीजों को क्लासिफाई करने की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है आपको धीरे धीरे बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे कहीं कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ठीक है, उस पूरे एग्जाम में अगर एक ही स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट रैंक भी उसी स्टूडेंट का है, लास्ट रैंक भी उसी स्टूडेंट का। अगर उस बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं तो फर्स्ट रैंक भी उसी स्टूडेंट का है, लास्ट रैंक भी उसी स्टूडेंट का है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर ही कम होगा, ठीक है, फिर वहां पे वैसे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये पहली बात है। और दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है यहाँ पे कि इनके बीच में डिफरेंसेस जब बहुत ज्यादा देखे जाने लगे तब किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, अगर एक जीरो लेवल एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप ये 9th क्लास या उसे भी बिलो क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि पूरे लिविंग सिस्टम में टोटल किंगडम्स कितने हैं, 5 हैं। दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब ये पांचों किंगडम क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। ये कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से इनको क्या किया गया, ऑर्गेनिजम्स को, वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, जो भी चीजें हो, बैक्टीरिया हो, जो भी देखा गया पूरे लिविंग सिस्टम में, सबको यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का काम किया गया। ठीक है, तो शुरुआती टाइम से जब आप ये देखना स्टार्ट करेंगे कि इस फील्ड में सबसे पहले पहल किसने की थी, तो यहाँ पे किनका नाम आता है, एरिस्टोटल का नाम आता है। किनका नाम आता है, एरिस्टोटल का नेम आता है। ठीक है,
अब एरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करने का काम किया था। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरीज है आपके पास ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, ये कैटेगरीज मैंने आपको यहां लिख रखी हैं, दैट आर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसकी कुछ वहां पे क्या होगी, उसके लिए वहां पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया होगा, कौन से बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो वो बेसिस कौन सा निकल के आया वहां पे सामने, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नॉट एनाटॉमिकल। उन्होंने इंटरनली कुछ नहीं देखा था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को कैटेगराइज करने का काम किया था। ठीक है, तो ये ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, इनको कैसे क्लासिफाई किया था उन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे, उस क्राइटेरिया पे। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास टेस्ट कंडक्ट कराती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, बट मैं 20 स्टूडेंट्स को एक टाइम में अगर पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिवाइड करना स्टार्ट करूंगी तो वहां पे अब उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस मेरे पास क्लास टेस्ट है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का रैंक 1 to 20 है उनको मैंने सेक्शन ए में डाल दिया, देन उसके बाद वाले जो रैंक वाले जो स्टूडेंट है उनको मैंने सेक्शन बी दे दिया। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे बात समझ आ रही है, मतलब क्राइटेरिया यहाँ पे क्या आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हो सकता है सबसे लास्ट सेक्शन में सबसे लास्ट रोल नंबर लेके बैठा है, ठीक है, बट अगर आपके स्कूल में कोई सिंगिंग कंपटीशन होता है उसमें वो स्टूडेंट टॉपर है, क्योंकि वहां क्राइटेरिया अलग है, वहां क्या है, क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो जब भी बायोलॉजी में जहां जहां पे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अब ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक ही क्राइटेरिया को फिट करने में लग जाएं, हर जगह क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग और डिफरेंट होंगे। ये सबसे बड़ी बात है आपके समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखा था। ठीक है, एनिमल्स में क्या किया इन्होंने, बहुत बेसिक तौर पे, बहुत बेसिक लेवल पे इन्होंने बोला कि मैं 2 कैटेगरीज में एनिमल्स को बांटूंगा, एक वैसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है और दूसरे वैसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि जो वर्टिब्रेट्स हैं तो इसका ये मतलब है कि इनके पास आरबीसी है। ठीक है, विद आरबीसी वर्टिब्रेट्स, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको। ठीक है, और जिनके पास आरबीसी नहीं है, जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है, उनको इन्होंने बोला ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। जबकि आपको पता है कि आगे जाके बहुत सारे इनमें क्राइटेरिया को ऐड किया गया और सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। सारी चीजें क्या होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं, जब क्या आएगा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो बहुत सारा काम हुआ है इस फील्ड में, क्लासिफिकेशन के फील्ड में। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई ये भी बात मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। अब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हुए, इसके बावजूद भी अगर मोनेरा 1 होता, प्रोटिस्टा 1 होता, ठीक है, सब 1-1 होते यहाँ पे, या फिर नंबर अगर बहुत कम होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, आपको पता है कि इनका नंबर इतना ज्यादा है कि एक पर्टिकुलर अगर आप इंडिविजुअल को भी देखना स्टार्ट करते हैं तो उसने कंप्लीट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि चैप्टर 1 में मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी क्या करना है, बहुत माइन्यूटली समझना है। और ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है आज के डे में। ठीक है, और डे बाय डे इसमें पर डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जा रही है सिस्टम में। ठीक है, आई होप कि आपने इस लेक्चर को याद कर लिया होगा सुन के। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।